हाँ देखो बेटा, हम लोग क्लास 11th हिंदी मीडियम के लिए पढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी है और चैप्टर 7th हम लोग पढ़ रहे हैं, 17th पढ़ रहे हैं, चैप्टर 17वां पढ़ रहे हैं। और चैप्टर है क्या तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे नॉर्मली क्लास 11th के बच्चों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही है। और नीट और अदर जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेगुलरली पूछे जाते हैं। इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चैप्टर का नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन मतलब हो गया रेस्पिरेशन, और गैसों का विनिमय मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्लियर। और इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे इसने दे रखा है। श्वसन अंग हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमन के श्वसन अंग। श्वसन की क्रियाविधि पढ़ेंगे, गैसों का विनिमय पढ़ेंगे, गैसों का अभिगमन पढ़ेंगे, श्वसन का नियंत्रण पढ़ेंगे, और श्वसन संबंधित विकार पढ़ेंगे। श्वसन से संबंधित रोग वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। आप लोग इसको लाइन बाय लाइन देखिए। अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, कोशिश किया जाएगा कि उसका आंसर आपको दिया जाए। देखो बेटा, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं। याद रखो बेटा, जो हम लोग के पास जितने भी पोषक तत्व हैं, ठीक है, हम लोग के पास जितने भी पोषक तत्व हैं उनको उनके ब्रेकडाउन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हम लोग इसी के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं, जिससे विभिन्न प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है। जो भी क्रिया कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें ऑक्सीजन यूज होता है और CO2 रिलीज होता है। और CO2 हानिकारक होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए जिससे ये क्रिया होती रहे, और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। जो भी क्रियाओं के फलस्वरूप CO2 बन रहा है उसको बाहर निकाला जाए। ठीक है बेटा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं को में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान को ही विनिमय कहा जाता है बेटा, विनिमय। इस प्रक्रिया को श्वासन या ब्रीदिंग तथा सामान्यतया श्वसन कहते हैं। ठीक है बेटा, अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए। आप सीने के ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आप जानते हैं आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण हो रहा है। इसे हम लोग श्वास कहते हैं, ब्रीद लेना कहते हैं। 1 मिनट में लगभग 12 से 16 बार हम लोग सांस लेते हैं बेटा। इस अध्याय के विभिन्न खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। याद रखिए बेटा, ये तो इंट्रोडक्शन था हम लोग के लिए, और मेनली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है श्वसन के अंग। नेक्स्ट रीडिंग हम लोग की जो बन रही है बेटा वो 17.1 है, श्वसन के अंग। प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती रहती है बेटा। अलग अलग प्राणियों के बारे में बात किया जा रहा है कि अलग अलग प्राणियों को जब आप देखेंगे तो अलग अलग वर्ग, प्राणी के जो अलग अलग वर्ग हैं उनमें जो श्वसन की क्रियाविधि है, उनके निवास, वो किस जगह पर रहते हैं और किस तरह से उनके शरीर की बनावट है, इसके हिसाब से बदलती रहती है। आगे लिखा हुआ है, निम्न कशेरुकी जैसे स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटे, कृमि आदि ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान अपने सारे शरीर के सतह, यानी शरीर के सतह द्वारा विसरण द्वारा ही कर लेते हैं। किन प्राणियों के बारे में बात कर रहा है बेटा? ये बात कर रहा है स्पंज के बारे में, सिलेंट्रेटा के बारे में, फ्लैटवर्म के बारे में। ये सब अपने शरीर के सतह से ही एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, केंचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। केंचुए जो हैं उनकी बाह्य त्वचा, जो उसके ऊपर जो क्यूटिकल होता है, जो नम रहता है, ठीक है, उसके द्वारा वो श्वसन कर लेते हैं। कीटों की अगर बात करें, कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल फैला होता है, ठीक है, जिसे हम लोग श्वसन नलिका कहते हैं, जिन जिनसे वातावरण की वायु उनके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है बेटा, विभिन्न भागों तक पहुंचती है। कीटों की बात कर रहे हैं, नलिकाओं का जाल बिछा होता है जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सकें। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनी संरचनाओं जैसे क्लोम गिल द्वारा, याद रखो बेटा, क्लोम द्वारा होता है। अगर पानी में आर्थ्रोपोडा रह रहे हैं, जैसे झींगा मछली है और दूसरे भी लोबस्टस वगैरह हैं,
उनमें क्लोम गिल द्वारा श्वसन होता है, जबकि स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेषतः संवहनी थैली बोला इसने, फुफ्फुस मतलब होता है फेफड़ा या लंग्स, फेफड़े द्वारा होता है। कशेरुकियों में मछलियों में क्लोम द्वारा, कशेरुकी अगर बात करें मछलियों की बात करें तो गिल द्वारा श्वसन होता है बेटा। जबकि एम्फीबिया, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और अस्तनी, याद रखो बेटा ये 4 जंतुओं को लिखा। एम्फीबिया में मेढक वगैरह आ जाएंगे, सरीसृप और पक्षी में आप सरीसृप में सांप आ जाएगा, ठीक है। पक्षी की बात करेंगे तो बर्ड जितने भी वो, और स्तनधारी, ये सभी क्या करते हैं, फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर जैसे मेढक अपनी आर्द्र त्वचा, नम त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनियों में यह पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। अगर हम लोग बात स्तनियों की करेंगे, हम लोग स्तनधारी हैं, हम लोग में विकसित श्वसन प्रणाली पाई जाती है बेटा। अगली हेडिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 17.1.1 मानव में श्वसन तंत्र। हम मनुष्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग यह पढ़ाई मनुष्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और मनुष्य पे ही आधारित है। क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं, आप लोग देखते रहिए। जो टॉपिक इजी है उसको हम तेजी से खत्म कर रहे हैं और जो थोड़ा सा कठिन होगा उस पर हम समय देंगे। हमारे एक जोड़ी वाहे नासा द्वार, आप जानते हैं आपके नाक में एक जोड़ी छिद्र है, हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे एक जोड़ी वाहे नासा द्वार होते हैं जो होठों के ऊपर बाहर की ओर खुलते हैं। आपके ऊपरी होठ के ऊपर वो छिद्र खुले हुए हैं। ये नासा द्वार द्वारा नासा कक्ष में पहुंचते हैं। ये जो छिद्र है, अगर आप पीछे की ओर जाएंगे तो नासा कक्ष में पहुंचेंगे और नासा कक्ष जो हमारा होता है वो ग्रसनी में खुल जाता है। वहां पे जो छेद होता है, जो ग्रसनी में खुलता है, ओपनिंग जो होता है, उसे हम लोग इंटरनल नेयर्स बोलते हैं, भीतरी नासा छिद्र बोलते हैं, और ये ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी के जिस भाग में यह नासा छिद्र खुलता है उसे हम लोग नोजोफेरिंक्स कहते हैं बेटा, नोजोफेरिंक्स कहते हैं। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होता है। ग्रसनी एक कॉमन पैसेज है बेटा, ग्रसनी एक कॉमन पैसेज है जिससे हमारे नाक से होकर हवा भी अंदर जाता है, और उसके साथ ही साथ जो हम लोग मुंह से खाना खाते हैं वो भी ग्रसनी से होकर के ही हमारे आहार नल में जाता है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलता है। याद रखो बेटा, अगर हवा को अंदर लेके जाना है तो ग्रसनी कंठ में खुलेगा, हम लोग के एडम्स एप्पल में खुलेगा। कंठ एक उपास्थीमय पेटिका है। वो कंठ जो होता है एक पेटी के समान, एक बॉक्स की तरह रचना है जिसमें कार्टिलेजेस लगे होते हैं, जिसमें कार्टिलेज होता है बेटा, जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करता है। जो कंठ है वो ध्वनि ऑर्गन है, साउंड ऑर्गन है बेटा। और साउंड जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, ये आवाज कंठ के द्वारा ही उत्पन्न होता है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका या साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। भोजन निकलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपास्थि के पल्ले यानी कंठ छद पल्ले से ढक जाती है। ठीक बेटा, अगर हम खाना खा रहे हैं, अगर ये खुला हुआ रहेगा, ठीक है, साउंड बॉक्स खुला हुआ रहेगा तो भोजन हमारे श्वास नली में चला जाएगा, इसलिए यह बंद हो जाता है। एक कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप होता है, छल्ला होता है, जिसे हम लोग ईपीग्लॉटिस कहते हैं, वो ढक लेता है वायु मार्ग को, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। श्वास नली एक सीधी नलिका होती है बेटा। ग्रसनी जो होती है, कंठ नली जो होती है, आगे श्वास नली में खुल जाती है। श्वास नली एक सीधी नलिका होती है जो वक्ष गुहा के मध्य तक 5वीं वक्षीय कशेरुका में जाकर दाईं और बाईं ओर प्राथमिक श्वसनिकाओं के रूप में विभाजित हो जाती है। याद रखो बेटा, श्वास नली के बारे में बात कर रहा है। ये श्वास नली अब गर्दन से होते हुए हमारे सीने वाले भाग में, वक्ष वाले भाग में पहुंच जाएगी। और आपको पता है कि हमारे पास 12 वक्ष कशेरुकाएं पाई जाती हैं, तो 5वें वाले वक्ष कशेरुका तक जब वो श्वसनी पहुंचेगी तो 2 भागों में बढ़ जाएगी, एक दाईं तरफ चली जाएगी और दूसरी बाईं तरफ चली जाएगी। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर वाली श्वसनिकाओं को बनाती है। याद रखो बेटा, अब श्वसनी जब लंग्स में प्रवेश करेगी, फेफड़े में, तो अपनी शाखाएं बनाना शुरू करेगी। एक बार पहली बार विभाजित होगी तो प्राथमिक श्वसनिका, दूसरी बार विभाजित होगी द्वितीयक श्वसनिका, और तीसरी बार विभाजित होगी तृतीयक श्वसनिका, और बहुत पतली अंतः श्वसनिकाओं में समाप्त हो जाती है। अब ये बार बार विभाजित होकर यह नली सबसे लास्ट में एकदम पतली नलिकाओं के रूप में खत्म हो जाती है। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थि वलयों से आलंबित होती है। देखो बेटा, ये जो हम ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, श्वास नली में भी छल्ले लगे होते हैं, और ये छल्ले पूरे गोल नहीं होते, ये सी आकार के होते हैं। केवल ये छल्ले, कार्टिलेज के बने हुए छल्ले श्वास नली में नहीं होते, प्राथमिक प्राथमिक श्वसनिका में भी होते हैं, द्वितीयक में भी होते हैं, तृतीयक में भी होते हैं, और प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थिल छल्लियों से आलंबित होती है।
याद रखो बेटा। आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकाई थैली जैसी रचना कूपिकाओं में खुलती हैं। ये जो अंतिम श्वसनिका है वो छोटी छोटी थैलियों में जाके खुल जाती है बेटा, जिसे हम लोग वायु कूपिका कहते हैं, एल्वियोलर सैक कहते हैं। श्वसनिकाओं और कूपिकाओं का साखित जाल फेफड़ों की रचना करते हैं। याद रखो बेटा, श्वसनिकाओं और कूपिकाओं का जाल, ये सारी रचनाएं मिल करके हमारे लंग्स को बनाती हैं। याद रखो बेटा, हमारे लंग्स को बनाती हैं। हमारे दो फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुसावरण से ढके होते हैं। हम लोग के पास दोनों फेफड़े जो होते हैं चारों ओर से सुरक्षा के लिए एक आवरण से ढके होते हैं, और यह आवरण दो स्तरों का बना होता है। इसको हम लोग प्ल्यूरा कहते हैं, और जिनके बीच फुफ्फुसावरणी द्रव भरा होता है। यानी जो दोनों स्तर हैं इनके बीच में एक तरल भरा होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड या फुफ्फुसावरणी द्रव कहते हैं। यह फेफड़े की सतह पर घर्षण को कम करता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़े रगड़ खाएंगे, इसके बजाय ये प्लूरा की दोनों सतहें एक दूसरे के ऊपर सरकती हैं, और सरकने में मदद करता है क्या, तो प्लूरल फ्लूइड। याद रखें बेटा, फुफ्फुसावरणी तरल जो है वो उसे रगड़ने नहीं देता, फिसलने में मदद करता है। बाहरी फुफ्फुसावरणी झिल्ली जो है वो वक्षीय परत के निकट संपर्क में रहती है। याद रखो बेटा, जो फुफ्फुसावरण है उसके दो लेयर हैं, और बाहर वाला लेयर जो है हमारे पसली के मसल से जुड़ा होता है। ठीक है, हम लोग के पास जो पसलियां हैं जिसे हम लोग रिब्स बोलते हैं, उनके बीच में जो मसल्स हैं इंट्राकॉस्टल मसल्स उनसे लगी रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुसावरणी झिल्ली फेफड़े के सतह के संपर्क में होती है। अंदर वाली जो झिल्ली है वो फेफड़े से चिपकी रहती है, और बाहर वाली जो झिल्ली है वो अंतरापरशुक पेशियों से चिपकी रहती है। याद रखो बेटा। आगे हम लोग फिर वापस आ रहे हैं। वाह्य नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग जो होता है वो चालन भाग कहलाता है। याद रखो बेटा, जब हम वाह्य नासारंध्र यानी नाक के बाहरी छिद्र से हवा को अंदर भरना शुरू कर रहे हैं और लास्ट में कहाँ तक पहुंचा रहे हैं, सबसे अंतिम श्वसनिकाओं तक का भाग जो होता है वो चालन भाग होता है। ये ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय में कोई हेल्प नहीं करता। ये केवल डेड पार्ट है, इसमें केवल हवा पास आउट होता है इन भाग से होकर के। केवल जो बाहरी वायु है हमारे कूपिकाओं तक पहुंचती है, और कूपिकाओं की वायु जो है वो बाहर निकलती है। इनका इनका एक्सचेंज में, गैसों के एक्सचेंज में कोई रोल नहीं होता। इसमें जो हवा भरी होती है उसे डेड स्पेस बोलते हैं हम लोग। जबकि कूपिकाएं एवं इनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग गठित करती हैं। कूपिकाएं जो हैं वो विनिमय भाग बनाती है, एक्सचेंज पार्ट बनाती हैं। यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वातावरण से ब्लड में। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कूपिकाओं तक संचालित करती हैं। याद रखो बेटा, जो चालन भाग है इनका बस काम यही है कि बाहरी वायु को यानी एक्सटर्नल एयर को हमारे कूपिकाओं तक, एयर सैक तक पहुंचाना, एल्वोलाई तक पहुंचाना। इससे इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है। यह चालन भाग क्या करता है, इसमें अगर कोई बाह्य पार्टिकल आ गया है तो उसको बाहर ही रोक देता है, कूपिकाओं तक नहीं पहुंचाता। जो हवा आ रहा है उसको मॉइस्ट कर रहा है, उसमें नमी डालता है। ठीक है, जिससे बिल्कुल सूखी है हुई हवा वायु जो है वो हमारे कूपिकाओं तक न पहुंचे और नुकसान कर देगा। आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापमान पर लाता है। याद रखो, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो बहुत गर्मी या बहुत ठंडी होती है, उस कंडीशन में जो एयर है उसको उतना गर्म करता है जितना हमारा शरीर गर्म है। ठीक है। विनिमय भाग, याद रखो बेटा, विनिमय भाग का काम क्या है, विनिमय भाग आदान प्रदान की इकाई है। विनिमय भाग आदान प्रदान की इकाई है। रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वास्तविक विसरण स्थल है। याद रखो बेटा, जो कूपिकाएं हैं उसी स्थान को हम लोग विनिमय भाग कह रहे हैं, और यही वो जगह है जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो एक्सचेंज होगा। यानी ऑक्सीजन जो हम अपने लंग्स में पहुंचाएंगे वो ऑक्सीजन विनिमय भाग से रुधिर में पहुंचेगा, ब्लड में पहुंचेगा, और ब्लड में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो ज़्यादा हो गई है वो इसी विनिमय भाग द्वारा ब्लड से निकल करके कोशिकाओं में और अंततः शरीर के बाहर निकल जाएगा। आगे बढ़ना बेटा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेफड़े के बारे में। फेफड़े मतलब लंग्स, या इसे पल्मोनरी बोलते हैं। यह फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। यह हमारा जो थोरैकिक केज है, जो सीने वाला भाग है, उसमें स्थित होते हैं। जो शारीरतः, इसका एनाटॉमी अगर देखेंगे तो जो शारीरतः एक वायुरोधी कक्ष है, यानी जो वक्ष गुहा है वो कहीं से खुला नहीं होता, वो केवल नाक और मुंह के द्वारा ही हवा उसमें पहुंच सकती है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुकदंड
यानी यह वक्ष गुहा कच्छ जो है वो पीछे की ओर इसके कशेरुक दंड है। अधर भाग में यानी आगे की ओर उरोस्थी है यानी चेस्ट बोन है, ठीक है, स्टर्नम है, ठीक है। पार्श्व भाग में पसलियों और नीचे की ओर से गुंबदाकार डायफ्राम है, याद रखो बेटा। बगल में पसलियां हैं, ठीक है, बगल में पस्टर्नी पसलियां हैं और नीचे की ओर यानी एब्डोमेन पेट की तरफ डायफ्राम है। डायफ्राम द्वारा ये वक्ष गुहा बनता है। वक्ष में फेफड़े को शारीरिक व्यवस्था वक्ष में फेफड़े की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा का आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाएगा। याद रखो बेटा, अगर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो फेफड़े का भी आयतन बढ़ जाता है, और वक्ष गुहा का आयतन घटेगा तो फेफड़े का भी आयतन घट जाता है। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक होती है, यानी वक्ष गुहा का आयतन बढ़ना भी जरूरी है और घटना भी जरूरी है, जिससे हम करते क्या है, सांस लेते हैं, हवा अंदर बाहर करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, आप इस डायग्राम को अपने एनसीईआरटी के बुक में जाकर के सारे नाम को पढ़ लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इसी नोट्स के या इसी वीडियो के में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम कोशिश करेंगे दे देंगे। क्लियर? आप इसका डायग्राम जरूर देखिएगा। याद रखो बेटा, श्वसन में निम्नलिखित चरण होते हैं। श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं। श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित क्या क्या होता है श्वसन में, इसको आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। श्वसन का फुफ्फुसीय संवातन, जिससे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कोशिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। याद रखो बेटा, संवातन एक क्रिया है जिसमें हम लोग फेफड़ा जब बड़ा कर, जब हमारा वक्ष गुहा बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, तो बाहर की वायु हमारे लंग्स में पहुंचती है, फेफड़े में पहुंचती है, और फिर थोड़ी देर बाद जब आयतन वक्ष गुहा का घटता है तो वही जो वायु अंदर भरी हुई है वो बाहर निकल जाती है। जब अंदर की ओर वायु जाता है तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से भरपूर वायु अंदर जाता है, और जब बाहर निकलता है तो CO2 मिक्स वायु बाहर निकलता है। आगे, कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों का विसरण होता है। याद रखो बेटा, पहले ही बता रखे हैं कि कूपिका झिल्ली जो है उसके एक ओर तो वायुमंडलीय हवा है, और दूसरी ओर ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, खून की पतली पतली केस नलिकाएं हैं, और उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है, अतः ऑक्सीजन की मात्रा कम है, जिसके कारण होता क्या है, कूपिकाओं से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के, विसरित होकर के रुधिर में पहुंचता है, रुधिर की केशिकाओं में पहुंचता है, और रुधिर की केशिकाओं में उपस्थित अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वो विसरित होकर के कोशिकाओं में पहुंचता है, यानी वहां पे गैसीय विनिमय होता है। आगे बेटा, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, और उसके बाद है रुधिर में और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण, और लास्ट है अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग और उसके फलस्वरूप CO2 का उत्पादन। कोशिकीय श्वसन, जिससे हम लोग अध्याय 14 में श्वसन में बताया गया है, पीछे हम लोग इसको पढ़े हुए हैं, जाकर उसको वीडियो को देखिएगा, ठीक है। आगे है श्वासन की क्रियाविधि, सांस लेने की क्रियाविधि, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेटा 17.2 को। अब तक का वीडियो देखिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम अपलोड कर देंगे, आप उसको देखेंगे। क्लियर?